हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। कोशिका संरचना एवं कार्य के पार्ट 9 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कोशिका संरचना एवं कार्य का बच्चों ये लास्ट लेक्चर है और आज हम कोशिका संरचना एवं कार्य वाला चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यदि आपको याद हो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में गुणसूत्र या हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे थे। अब हमने क्रोमोसोम की संरचना की बात की थी। हमने बात की थी कि क्रोमोसोम में या गुणसूत्रों में हमने टीलोमियर की बात की थी। हमने प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र सेंट्रोमियर की बात की थी, द्वितीयक संकीर्णन क्षेत्र नॉर की बात की थी और क्रोमोनिमा, क्रोमोमियस, काइनेटोकोर्स ये सब हमने बात की थी। तो आज हम क्या करेंगे भाई? आज हम क्रोमोसोम्स के प्रकार पढ़ेंगे। यानी आज हम क्या करेंगे? गुणसूत्र के प्रकार। अब सबसे पहला तो सवाल ये आएगा कि भाई ठीक है, गुणसूत्रों के प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये जो गुणसूत्रों के प्रकार हैं, ये जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, किस आधार पर हम ये क्रोमोसोम्स के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं? तो आपको याद रखना है बच्चों, जो प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र था, प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र यानी सेंट्रोमियर, तो जो प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र है यानी सेंट्रोमियर जो है, उसकी पोजीशन जो है वो गुणसूत्र में कहीं पर भी हो सकती है। जो प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र है वो गुणसूत्र के सिरे पर भी हो सकता है, सिरे से कुछ दूर भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है, मध्य से कुछ दूर भी हो सकता है। हां, इसका मतलब जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है ना गुणसूत्र में, वो फिक्स नहीं है। एक गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र या सेंट्रोमियर कहीं पर भी हो सकता है। तो उसकी पोजीशन, उसके स्थल के आधार पर हम गुणसूत्रों के 4 प्रकार पढ़ेंगे। तो हमने जो ये गुणसूत्रों के प्रकार पढ़ने वाले हैं ना, गुणसूत्रों के ये जो हम 4 प्रकार पढ़ेंगे, ये किस आधार पर है? किस आधार पर हम गुणसूत्रों को 4 प्रकार में विभेदित करेंगे? प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र या सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर। तो आपके पास पहली चीज तो याद होना चाहिए, प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र यानी सेंट्रोमियर की पोजीशन गुणसूत्र में विविध होती है। तो प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र या सेंट्रोमियर की पोजीशन गुणसूत्रों में विविध होती है। अतः प्राथमिक या अतः सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर गुणसूत्र को चार प्रकार में विभेदित किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बात की बच्चों? हमने बात की कि जो प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र है, प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र यानी सेंट्रोमियर जो है, उसकी पोजीशन गुणसूत्रों में अलग अलग होती है, विविध होती है। तो हम सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार में विभेदित करेंगे। कौन कौन से भाई? यहां पर पहले लिख देते हैं। टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक,
मेटासेंट्रिक, और सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर अपन ने गुणसूत्रों को कितने प्रकार में विभेदित करना है? 4। टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। सबसे पहले क्या आएंगे बच्चों? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब है, टीलो मतलब हां सिरा, एंड टीलोमियर वाला। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब है इसमें जो प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र या सेंट्रोमियर है वो सिरे पर मिलेगा। तो इसमें क्या होगा भाई? सेंट्रोमियर, टिप्स, शीर्ष यानी सिरे पर उपस्थित। ठीक है, टिप का मतलब टर्मिनल। तो कुछ इस तरह से, ये रहा सेंट्रोमियर। ये आपके पास सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर सिरे पर है, एंड पर है, तो इसका शेप क्या हो गया गुणसूत्र का? इसका शेप आई शेप होता है। ऐसे गुणसूत्र का शेप आई शेप्ड होता है और इसमें एक ही भुजा दिखेगी बच्चों। आप देखो, इसमें एक ही भुजा दिखती है क्योंकि एक ही सिरा है, सिरे पर है, तो बाकी सब एक ही भुजा दिखेगी इसमें। यह कौन सा है? टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। मानव में ऐसा कोई गुणसूत्र नहीं होता। तो एक नोट याद रखना, मानव में टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र एब्सेंट। तो मानव में टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र नहीं पाए जाते। ठीक है, तो टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र का मतलब हो गया भाई इसमें जो सेंट्रोमियर है वो शीर्ष, टिप या सिरे पर मिलेगा। सेंट्रोमियर कहां पे मिलेगा? शीर्ष या सिरे, टर्मिनल पर मिलेगा। एक ही भुजा दिखेगी, आई शेप का है। और मानव में तो ये टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र नहीं होता, बाकी जंतुओं में होगा। फिर टीलोसेंट्रिक के बाद दूसरा बच्चों, टीलोसेंट्रिक के बाद आता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब एक्रोसेंट्रिक का मतलब है कि इसमें जो सेंट्रोमियर है ना वो टिप पे तो नहीं होगा, सिरे पर नहीं होगा, सिरे से थोड़ा नजदीक होगा। तो यहां पर जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर सिरे या एंड्स के समीप। तो इधर देखेंगे तो इससे क्या होगा? हां, इस तरह का गुणसूत्र है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर बना देता हूं। है ना भाई? तो ये सिरे पर है, इसको ये आपके पास सेंट्रोमियर है। तो इसमें देखो क्या हो गया बच्चों, सिरे पर है तो एक बहुत बड़ी भुजा हो गई, एक बहुत बड़ी भुजा, और एक छोटी भुजा। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? देखो यहां पर हमने किसकी बात कर ली? मैंने यहां पर बात करी है एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र की। एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में क्या हो गया बच्चों? मैंने कहा जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर सिरे पर नहीं है बच्चों,
सिरे से थोड़ा सा क्या है, नजदीक, और सिरे से थोड़ा सा नजदीक है, तो इसमें क्या हो गया भाई, एक बहुत छोटी भुजा हो गई और एक बहुत बड़ी भुजा हो गई। जो छोटी भुजा है उसे कहते हैं पी आर्म, और एक बहुत बड़ी भुजा है उसे कहते हैं क्यू आर्म। तो एक बहुत छोटी भुजा है, एक बहुत बड़ी भुजा है। सबसे पहले तो आकार कैसा हो गया इसका, शेप हो गया जे शेप्ड। कैसा हो गया भाई, ये जे शेप्ड हो गया। इसमें एक बहुत छोटी भुजा है और एक बहुत बड़ी भुजा है, और आर्म रेशियो, अगर मैं अपन आर्म रेशियो निकाले तो सर्वाधिक होगा। आर्म रेशियो सर्वाधिक ही होगा ना, सबसे बड़ी भुजा और छोटी भुजा, भुजा में अंतर सबसे ज्यादा है, तो इसका आर्म रेशियो क्या होगा, सर्वाधिक। और इसमें उदाहरण हमारा जो वाई गुणसूत्र है ना बच्चों, पुरुषों में मानव का जो वाई क्रोमोसोम है, मानव का वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक होता है। तो एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर के थोड़ा सा, या जो सिरे के थोड़ा सा नजदीक होगा, एक बहुत छोटी भुजा है, एक बहुत बड़ी भुजा है, शेप होगा जे शेप, आर्म रेशियो सर्वाधिक। ये हो गया एक्रोसेंट्रिक। फिर तीसरा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर मध्य में होगा भाई। हां, मेटासेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर मध्य, मीडियन में। अब सेंट्रोमियर बीच में होगा, तो दोनों ही भुजा बराबर होगी, दोनों भुजा सेम साइज, तो इसका शेप क्या हो गया, वी शेप्ड। और आर्म रेशियो 1, आर्म रेशियो 1 ही होगा ना, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो सेंट्रोमियर मध्य में होगा, सेंट्रोमियर मध्य में है, वी शेप्ड है, दोनों भुजाएं सेम साइज की हैं, आर्म रेशियो 1 है। कौन से गुणसूत्र की बात हो रही है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें सेंट्रोमियर मध्य में है। और चौथा और आखिरी, चौथा या आखिरी आता है सब मेटासेंट्रिक। चौथा आखिरी क्या आ रहा है, सब मेटासेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर मध्य से थोड़ा दूर होगा। इसमें जो सेंट्रोमियर है मध्य से कुछ दूर, तो सेंट्रोमियर मध्य से कुछ दूर होगा, तो असमान भुजा है। ठीक है, एक छोटी होगी, एक छोटी भुजा, एक थोड़ी बड़ी भुजा, और इसका जो शेप है वो कैसा होगा, एल शेप्ड। ठीक है, तो आपके पास 4 प्रकार के क्या देख लिए भाई हमने, गुणसूत्र। 4 प्रकार के गुणसूत्र कौन से हो गए भाई। सबसे पहले तो ये चारों प्रकार के गुणसूत्र किस आधार पर अपन ने बनाए, चारों प्रकार के गुणसूत्र किस आधार पर बनाए हैं, प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र के आधार पर। प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र मतलब सेंट्रोमियर कहां पर मिलेगा। यदि सेंट्रोमियर सिरे पर मिलता है तो टीलोसेंट्रिक आई शेप, यदि वो सिरे से थोड़ा सा नजदीक मिलता है तो जे शेप्ड एक्रोसेंट्रिक, बीच में मिलता है तो वी शेप्ड मेटासेंट्रिक, और बीच से थोड़ा दूर मिलता है
तो एल शेप्ड सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के गुण सूत्र जो थे किसके आधार पर, प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र के आधार पर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर अपन ने देख लिए। अब ये तो हो गया। अब हमारे पास कुछ विशेष प्रकार के गुण सूत्र हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, विशेष प्रकार के गुण सूत्र, या जिसे हम कह सकते हैं जायंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, किसकी बात करेंगे अब हम, विशेष प्रकार के गुण सूत्र या जायंट क्रोमोसोम्स की हम बात करेंगे। अब ये विशेष प्रकार के क्या हैं, हां इसमें अपन 2 पढ़ेंगे बच्चों। एक हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स, या जिसे हम कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, और दूसरा लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो विशेष प्रकार के गुण सूत्रों में हम विशेष प्रकार के गुण सूत्रों में क्या पढ़ेंगे, या जायंट क्रोमोसोम्स में 2 प्रकार के पढ़ेंगे, लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स या पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, और दूसरे लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। एक एक करके देखिए बच्चों। सबसे पहले तो सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स या पॉलीटीन गुणसूत्र, एक एक करके बच्चों। सबसे पहले तो इसको लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं, है ना, इसे सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि क्रोमोसोम क्यों कहते हैं, सुनो। सबसे पहले इनकी खोज, इनको देखा किसमें गया था, कीट होता है बच्चों, कीट था एक इंसेक्ट, कीट की लार ग्रंथियों में इनको सबसे पहले देखा गया। तो बाल्बियानी एक वैज्ञानिक थे बच्चों, बाल्बियानी वैज्ञानिक ने सबसे पहले एक कीट, और कीट में भी कायरोनोमस कीट के लार्वा के लार ग्रंथियों में इसकी खोज की। तो सबसे पहले तो ये लार ग्रंथियां क्यों हैं, क्योंकि बाल्बियानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने डिप्टेरन कीट, ठीक है, यानी कायरोनोमस लार्वा में इन गुणसूत्र की खोज की। तो ये तो हमको समझ आ गई कि इसको लार ग्रंथि गुणसूत्र क्यों कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक थे बाल्बियानी ने सबसे पहले कीटों में, और कौन से, डिप्टेरन्स जो कीट थे, ठीक है, सबसे पहले किसमें देखी भाई, डिप्टेरन्स नाम के जो कीट थे ना, उनमें सबसे पहले देखा कि उनकी लार ग्रंथियों में एक विशेष प्रकार के गुणसूत्र हैं जिसको कहा सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब पॉलीटीन क्या है बच्चों, पॉलीटीन, तो इनमें देखा गया कि ये जो गुणसूत्र हैं, बाद में इन गुणसूत्र में कई सारे इन गुणसूत्रों में कई सारी क्रोमैटिड्स पाई जाती हैं। अब मैंने आपसे कहा था बच्चों, ये क्रोमैटिड्स की बात तो अपन आगे विभाजन में बताऊंगा मैं, आगे जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे उसमें अपन इनकी बात करेंगे, मैंने कहा था। बट इन गुणसूत्र की विशिष्टता क्या है, ये विशेष क्यों है, इन गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स जो हैं वो अधिक संख्या में होती हैं, और क्रोमैटिड्स की संख्या 2 से अधिक है, इसलिए इसको पॉलीटीन कहते हैं।
तो कोलर वैज्ञानिक ने यह देखा कि इन गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए इनको पॉलीटीन गुणसूत्र कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यह है कि भाई इन गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स की संख्या अधिक होती है। इन गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स की संख्या अधिक होती है, इस कारण इन्हें पॉलीटीन गुणसूत्र भी कहा जाता है। और यह नाम किसने दिया था? कोलर ने। ठीक है, तो इन गुणसूत्रों में क्या अधिक है बच्चों? क्रोमैटिड्स की संख्या ज्यादा है और इसलिए इनको पॉलीटीन गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब सवाल है क्रोमैटिड ज्यादा किस कारण है? यहां पर तो मैं अभी कारण लिख रहा हूं। कारण है एंडोडुप्लीकेशन या एंडोमाइटोसिस। अब देखो बच्चों, यहां पर मैंने एंडोमाइटोसिस या एंडोडुप्लीकेशन लिख तो दिया है। पॉलीटीन गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स की संख्या ज्यादा होने का कारण, भाई इन गुणसूत्रों में ये क्रोमैटिड ज्यादा क्यों होती है, इसका कारण तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि कारण तो एंडोडुप्लीकेशन या एंडोमाइटोसिस है। लेकिन ये एंडोडुप्लीकेशन या एंडोमाइटोसिस होता क्या है, ये अपन अगले चैप्टर कोशिका विभाजन में समझेंगे। तो अभी तो यहां तो सिर्फ ये याद रखना है कि इनमें क्रोमैटिड्स की संख्या ज्यादा क्यों है। क्रोमैटिड्स की संख्या ज्यादा होने का कारण है एंडोमाइटोसिस या एंडोडुप्लीकेशन। क्या होता है इसको अपन आगे देखेंगे। फिर क्या होता है बच्चों यहां पर और नई चीज, इन गुणसूत्रों पर आपको जगह जगह, इन गुणसूत्रों पर आपको जगह जगह क्या मिलेंगे? ये बाल्बियानी रिंग्स, या इन गुणसूत्रों पे आपको अलग अलग जगह जगह पर क्या मिलने वाले हैं? बाल्बियानी वलय या बाल्बियानी रिंग्स। ये क्या है? तो ये बाल्बियानी वलय या बाल्बियानी रिंग्स ऐसे क्षेत्र हैं बच्चों इन गुणसूत्रों पर जहां पर सक्रिय रूप से आरएनए और प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। ठीक है, ये बाल्बियानी रिंग्स या बाल्बियानी रिंग्स भी कह सकते हो, पफ्स भी कह सकते हो, वलय, ये ऐसे विशेष क्षेत्र हैं इन गुणसूत्रों पर जहां पर सक्रिय रूप से आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण होता है। जहां पर सक्रिय रूप से क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण। तो यहां पर आगे लिख लें, नेक्स्ट, इन गुणसूत्रों पर विशिष्ट बाल्बियानी रिंग्स या पफ्स पाए जाते हैं, जो सक्रिय रूप से आरएनए व प्रोटीन संश्लेषण दर्शाने वाले क्षेत्र होते हैं। तो इन गुणसूत्रों पर क्या होगा बच्चों? विशेष रूप से बाल्बियानी रिंग्स या बाल्बियानी पफ्स पाए जाते हैं जो सक्रिय रूप से आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण दर्शाने वाले क्षेत्र हैं। तो ये तो हमने किसकी बात कर ली बच्चों? पहला विशेष क्रोमोसोम, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। लार ग्रंथि इसलिए क्योंकि बाल्बियानी ने सबसे पहले इनकी खोज ही कीटों की लार ग्रंथियों में की थी। पॉलीटीन क्यों है? क्योंकि इनमें एक से अधिक कई सारी क्रोमैटिड्स पाई जाती हैं, एंडोडुप्लीकेशन से बनेंगी। और यहां पर बाल्बियानी पफ्स मिलेंगे जो सक्रिय रूप से आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। ये तो अपन ने देख लिए सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। फिर दूसरे क्या आ जाते हैं भाई?
दूसरे आते हैं बच्चों लैंप ब्रश गुणसूत्र। इनकी खोज की थी फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। अब लैंप ब्रश क्यों? ये दिखते ही लैंप के ब्रश जैसे हैं। वो लैंप साफ करने के लिए जो हम ब्रश यूज करते हैं ना, तो ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स वही हैं। अब ये कहां पर मिलते हैं बच्चों? ठीक है, ये कहां पर मिलेंगे आपको? ये आपको अंड कोशिकाओं में मिलेंगे भाई। ये कहां पे मिलेंगे ये विशेष गुणसूत्र? मछलियों में, सरीसर्प में, उभयचरों में, पक्षियों में। इनके अंदर इनकी जो अंड कोशिकाएं होती हैं, अंड कोशिकाओं के भीतर इनमें विशेष रूप से ये क्या पाए जाते हैं? लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। तो क्या है बच्चों? यह गुणसूत्र मछलियों, उभयचर, सरीसर्प व पक्षियों के प्राथमिक अंड कोशिकाओं में, यह गुणसूत्र मछलियां, उभयचर, सरीसर्प व पक्षियों के प्राथमिक अंड कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अच्छा, कौन सी अवस्था में होते हैं यह भी ध्यान रखना। ये आपको दिखाई देंगे मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, डिप्लोटीन अवस्था में। अब देखो बच्चों, ये मैंने कहा था ना, ये कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे बच्चों ये काफी चीजें तो। बट ये जो गुणसूत्रों हैं, ये जो गुणसूत्र हैं, ये मिलेंगे तो आपको मछलियां, उभयचर, सरीसर्प और पक्षियों के प्राथमिक अंड कोशिकाओं में मिलेंगे। और वहां पर ये प्राथमिक अंड कोशिकाओं में पाए जाएंगे। तो वहां पर ये कहां मिलेंगे भाई? मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देते हैं। और ये बड़े गुणसूत्र हैं, करते क्या हैं? ये भी सक्रिय रूप से आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। गुणसूत्र में जो डीएनए है ना, वो सक्रिय रूप से आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करेगा पित्तक बनाने में। देखो बच्चों, मछलियां हो, उभयचर हो, सरीसर्प हो, पक्षियां हो, इन सब के अंडों में पित्त होता है, योक। और पित्त संश्लेषण को कहते हैं विटेलोजेनेसिस। अंडों में जब पित्त बनता है यानी योक बनता है तो उसे कहते हैं विटेलोजेनेसिस। और उनमें कौन से गुणसूत्र काम करते हैं? ये लैंप ब्रश गुणसूत्र। तो इनका कार्य क्या है भाई? इनका कार्य है विटेलोजेनेसिस यानी पित्त संश्लेषण के दौरान सक्रिय आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण। तो पित्त संश्लेषण के दौरान, ठीक है, पित्त संश्लेषण यानी विटेलोजेनेसिस जो अंडों के भीतर होगी, तो उन पित्त संश्लेषण या विटेलोजेनेसिस के दौरान सक्रिय रूप से आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण कौन करते हैं? ये लैंप ब्रश गुणसूत्र करेंगे। ठीक है, तो जो विशेष प्रकार के गुणसूत्र देखने थे बच्चों, दो विशेष प्रकार के गुणसूत्र मैंने आपको बता दिए। एक तो सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स बता दिया, और दूसरा हमने क्या देख लिया? लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स देख लिए। अब गुणसूत्रों तो हमने सारे देख लिए भाई। गुणसूत्र की संरचना भी देख ली, सेंट्रोमियर के स्थल के आधार पर 4 अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र भी देख लिए, विशेष प्रकार के गुणसूत्र भी देख लिए। अब यहां पर क्या चीज आपको एक पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक कैरियोटाइप टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? कैरियोटाइप। कैरियो मतलब केंद्रक। हां, कुछ नहीं बच्चों, केंद्रक में जो गुणसूत्र है ना, केंद्रक में जो गुणसूत्र है उसकी फोटो जो होती है,
जैसे अपने केंद्रक में, मेरे अपने शरीर के हर कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो 46 के 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ों की जो फोटो है, जो आकारिकी है, उसे हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप। अगर आप 46 के 46 या 23 या जो गुणसूत्रों के जोड़े जो है ना बच्चों, उनकी अगर आप फोटो खींच लेते हो, क्या कर लेते हो? उनकी फोटो खींचते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप। तो क्या है बच्चों? कोशिका में कैरियोटाइप का मतलब ही क्या हो गया? कोशिका में कुल गुणसूत्रों की पिक्चर यानी चित्रण क्या कहलाता है? कैरियोटाइप। तो ये क्यों करते हैं? आपके कोशिका में सारे केंद्रक जो हैं, आपके कोशिका में जो केंद्रक के भीतर सारे गुणसूत्र हैं, तो सारे गुणसूत्रों की फोटो क्यों खींच रहे हैं? सारे गुणसूत्रों की पिक्चर लेने का फायदा क्या है? क्यों ले रहे हैं सारी पिक्चर या फोटो? ताकि अध्ययन कर सको ना, कुल गुणसूत्रों की संख्या पता कर सको, गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां है ये पता कर सको, द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र कौन कौन से गुणसूत्रों में है ये पता कर सको। तो अगर आपको गुणसूत्रों का अध्ययन करना है, गुणसूत्रों की सूचना, आंकड़े ज्ञात करने हैं, तो कैरियोटाइप चाहिए ना। तो कोशिका में कुल गुणसूत्रों की पिक्चर या चित्रण को तो कैरियोटाइप करते हैं। इसके द्वारा गुणसूत्रों की संख्या, भुजाएं, सेंट्रोमियर की पोजीशन, द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र इत्यादि के बारे में सूचना पता चलती है, सूचना ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो कैरियोटाइप वही हो गया भाई, एक कोशिका में कुल गुणसूत्रों का चित्रण जो है, कुल गुणसूत्र की फोटो खींच ली आपने तो उसे कैरियोटाइप कहेंगे। उससे आप गुणसूत्रों की संख्या पता कर सकते हो, पी और क्यू भुजा, छोटी भुजा बड़ी भुजा पता कर सकते हो, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पर है ये पता कर सकते हो, द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र कौन कौन से गुणसूत्र में है, ये सब आंकड़े आपको किसके द्वारा प्राप्त हो जाएंगे? कैरियोटाइप के द्वारा। फिर आपके पास एक ईडियोग्राम भी आता है। हाँ, इसमें क्या आता है? ईडियोग्राम। ये आप प्रस्तुतिकरण है। जब आप सारे गुणसूत्र को, हाँ, एक व्यक्ति के, एक ऑर्गेनिज्म के सारे गुणसूत्रों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा व्यवस्थित करते हो, जब उनका आप एक चित्रण करते हो, एक प्रस्तुतिकरण करते हो। कैसा प्रस्तुतिकरण? जिसमें आप सबसे बड़ा गुणसूत्र सबसे पहले बनाया, सबसे छोटा गुणसूत्र सबसे आखिरी में बनाया। तो जब आप गुणसूत्रों को उनके साइज के आधार पर उनका प्रस्तुतिकरण करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ईडियोग्राम। तो उसे क्या कहा जाएगा भाई? ईडियोग्राम। तो ईडियोग्राम में आप क्या कर रहे हो? ईडियोग्राम में आप कर क्या रहे हो भाई? प्रस्तुतिकरण कर रहे हो ना। क्या कर रहे हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, याद रखना। गुणसूत्रों का चित्रात्मक वर्णन तो कर रहे हो, बढ़ते से घटते हुए क्रम में। तो गुणसूत्रों का चित्रात्मक विवरण बढ़ते से घटते साइज के अनुसार। तो बढ़ते से घटते साइज के अनुसार जब आप गुणसूत्रों का चित्रात्मक विवरण बनाओगे,
तो उसे कहते हैं इडियोग्राम। ये हाथ से बनाया जाएगा। कैरियोटाइप तो आपने सिर्फ गुणसूत्र की फोटो खींच ली, 1 से लेकर 46 गुणसूत्र तक। लेकिन अब आपको क्या करना है, साइज के आधार पर प्रस्तुतिकरण करना है। तो सबसे बड़ा गुणसूत्र सबसे पहले लगाओगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो बड़े से छोटे गुणसूत्रों का जब आप प्रस्तुतिकरण बनाओगे तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम इडियोग्राम कह देते हैं। तो आपको ये दोनों टर्म्स पता होने चाहिए भाई, कैरियोटाइप और इडियोग्राम पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अंत में क्या रह गया भाई, अंत में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, और वो क्या रह गई भाई, सेल इंक्लूजन्स। अब अंत में हम किसकी बात करेंगे, सेल इंक्लूजन्स, या जिसको हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स या कोशिकीय समावेश, क्या कह सकते हैं, कोशिकीय समावेश या सेल इंक्लूजन्स। ये आखिरी टॉपिक है बच्चों, सेल इंक्लूजन्स। अब इसमें क्या है बच्चों, ये जो है हमारे पास ये संचित पदार्थ है। एक कोशिका के भीतर, एक कोशिका के भीतर कोई वर्णक है, कोई संचित पदार्थ है जो कोशिका के भीतर उपस्थित है। तो यदि कोशिका के भीतर कोई संचित पदार्थ या वर्णक कोशिका के भीतर पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल इंक्लूजन्स। तो क्या है भाई, ऐसे अजैविक संचित पदार्थ अथवा वर्णक जो कोशिका के भीतर पाए जाते हो। तो ऐसे अजैविक संचित पदार्थ या वर्णक जो कोशिका के भीतर पाए जाते हों उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। तो अपन प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखेंगे बच्चों और यूकैरियोटिक सेल्स में भी देखेंगे। तो हम ये सेल इंक्लूजन्स किस में देखेंगे, दोनों में देखेंगे। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोकैरियोट्स के सेल इंक्लूजन्स। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, एक मिनट। फॉस्फेट कण, ग्लाइकोजन कण, और गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास देखो भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जीवाणु कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में फॉस्फेट संचित पदार्थ हैं या ग्लाइकोजन संचित पदार्थ हैं या गैस हैं। तो वो जब कोशिका के भीतर पड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के सेल इंक्लूजन्स। तो इसमें क्या क्या आ गया भाई, फॉस्फेट कण आ गए, ग्लाइकोजन के कण आ गए और गैस रिक्तिका आ गई। तो ये तीनों क्या हैं आपके पास, सेल इंक्लूजन्स हैं जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे। अब यूकैरियोट्स में, तो अब किसकी बात करेंगे बच्चों, यूकैरियोट्स में बात करेंगे। तो अब ये तो हो गए यूकैरियोटिक सेल में सेल इंक्लूजन्स, और उसमें भी मुख्य रूप से हम पादपों में पढ़ेंगे। हम किस में बात करेंगे भाई, पादपों में सेल इंक्लूजन्स की।
अब पादपों में क्या क्या सेल इंक्लूजन्स हैं, सारे उदाहरण ही ध्यान रखने हैं भाई। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स। तो अगर मैं पादपों में सेल इंक्लूजन की बात कर रहा हूं बच्चों, तो पादपों में जो सेल इंक्लूजन है उसमें सबसे पहले तो क्या आएगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स आएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स आपको किस में मिलेंगे, सबसे पहले तो इसको हम कहेंगे सिस्टोलिथ। और इस कहां पर मिलते हैं, तो रबड़ पादप में मिलते हैं बच्चों, और फाइकस में। फिर कैल्शियम ऑक्सालेट के क्रिस्टल्स आते हैं, इन्हें हम कहते हैं रेफाइड्स। ये नाम याद रखना है बच्चों, सिस्टोलिथ याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है, और रेफाइड्स आपको पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्सालेट के क्रिस्टल्स हैं। ये कहां पर मिलेंगे भाई, पिस्टिया और आइकॉर्निया। ये कहां मिलेंगे, अब ये एक और चीज देखो बच्चों, ये जो मैंने पादपों में सेल इंक्लूजन्स बनाए हैं ये अकार्बनिक है भाई। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सालेट के क्रिस्टल्स जो हैं ये क्या हैं, अकार्बनिक है ना। तो अब कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक में क्या है, दो पढ़ेंगे भाई कार्बनिक में। एक तो कार्बनिक में दो और पढ़ेंगे, सी और डी आगे लिखते हैं। एक तो आती है एल्यूरोन की परत, ये 3N त्रिगुणित होती है बच्चों। एल्यूरोन की परत ये मिलती है आपको मक्के के बीज में। मक्के कहां मिलेगी भाई, मक्के के बीज में। कहां होती है बच्चों, ये एक प्रोटीन का आवरण है। एल्यूरोन परत क्या है बच्चों, प्रोटीन आवरण है जो भ्रूणपोष को कवर करता है। हां, अब देखो बच्चों, मक्के के जो बीज होते हैं ना, मक्के के बीज में भ्रूणपोष होगा। अब ये तो भ्रूणपोष हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, बट मक्के में जो भ्रूणपोष होता है ना, उसको सराउंड करने वाली, उसको घेरने वाली जो प्रोटीन का आवरण है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एल्यूरोन परत कहते हैं 3N। ये एक प्रोटीन का आवरण है जो याद रखना है, ठीक है। फिर अंत में क्या आता है भाई, फिर अंत में आप क्या ध्यान में रख सकते हो, स्टार्च के कण। आखिरी में क्या ध्यान रख सकते हो, स्टार्च। अब ये भी दो तरह के हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक, ये इस तरह से एक के अंदर एक, और इसेंट्रिक। इस तरह से। तो स्टार्च के कण होते हैं बच्चों दो प्रकार के। जब एक के अंदर एक स्टार्च के कण होंगे, एक के अंदर एक स्टार्च के कण होंगे, तो उसे तो क्या कहेंगे हम, कॉन्सेंट्रिक। और जब ऐसे नहीं होंगे तो उसे क्या कहेंगे, इसेंट्रिक। तो इसमें याद रखना है उदाहरण, गेहूं में और चावल और आलू। मटर भी याद रख सकते हो बच्चों, गेहूं और मटर में ये कॉन्सेंट्रिक स्टार्च के कण होंगे बच्चों, और इसेंट्रिक क्या है, चावल और आलू में। तो ये सब सेल इंक्लूजन्स हैं। ये देखो सब संचित पदार्थ हैं, प्रोटीन है, स्टार्च है, ये सब संचित पदार्थ हैं जो पादपों में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या किया है, ये चैप्टर कंप्लीट किया है बच्चों। बाकी क्या चीजें थी, गुणसूत्र की बात की थी, गुणसूत्रों के प्रकार हमने देख लिए। गुणसूत्रों के प्रकार में हमने 4 प्रकार देख लिए, और विशेष प्रकार के गुणसूत्र सलाइवरी ग्लैंड्स और लैम्ब्रश गुणसूत्र देख लिए। और अंत में जो सेल इंक्लूजन्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से संचित पदार्थ हैं वो हमने देख लिए, और यूकैरियोट्स में किस प्रकार के सेल इंक्लूजन्स हैं वो हमने देख लिए। तो सेल जो है बच्चों, कोशिका संरचना एवं कार्य,
कोशिका की संरचना एवं कार्य वाला जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे बच्चों। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।